हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 5। ठीक है, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में जो है एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, जो इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप CTET पेपर 2 SST की तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करके अपना CTET निकालना चाहते हैं तो आपको केवल 6 to 8 की NCERT जो SST की है वो जो है अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं इतनी बस हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं NCERT पे काम कर रही हूँ, तो आपको ईजिली यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। चीज़ें जो है टॉपिक को समझकर आप आसानी से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, जो कि पूरा SST की प्रैक्टिस जो है मैं करवाने वाली हूँ। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें आप लोगों की 6 to 8 की ज्योग्राफी मैं पूरी कंप्लीट करवा चुकी है। यहाँ से आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। टू दी पॉइंट्स में हाईलाइटेड नोट्स मैंने जो है आप लोगों को कई बार मैंने PDF के थ्रू पढ़ाया हुआ है और कई जो है चैप्टर जो है बुक से पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे बुक से आप लोगों ने देखा होगा कि बुक्स आप लोगों को जरूर दिख रही है, लेकिन पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा लाइन टू लाइन जो एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो मैंने हाईलाइट किया केवल उसको पढ़ना है और मैं समझाऊंगी भी आप लोगों को। ठीक है, 6th क्लास की हिस्ट्री भी आप लोगों को कंप्लीट हो चुकी है। 7th क्लास की हिस्ट्री में 5 चैप्टर जो है मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। इसके बाद 2 चैप्टर और रह जाएंगे, फिर 7th क्लास की भी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन मैं स्टार्ट करूंगी 8th क्लास की हिस्ट्री। बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को यहाँ से एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। पूरा जो है टेलीग्राम पे मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से जो है आप लोग कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों का जो पेडागोजी है, SST की जो 20 मार्क्स की पेडागोजी है, इसकी जो है क्लास बहुत जल्दी मैं जो है मतलब अपकमिंग जो आप लोगों का फ्राइडे है पेडागोजी की जो है क्लास नेक्स्ट जो आपकी आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेडागोजी को रटना नहीं है, सॉल्व करना कैसे है, क्योंकि पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। इसको समझ के साथ किस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से ये 20 नंबर ले सकते हैं वो तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। यहाँ से आप लोगों को एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। देखिए, हम जो है जनजातियों के बारे में सबसे पहले पढ़ें तो आप लोगों को पता है जो जनजातीय समाज है ये जो है बाकी समाज से बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, तो वही बताया कि बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता भी एक जनजातीय दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। अगर हम पूरे विश्व में बात करें ना तो कई समाज जो है ब्राह्मणों द्वारा जितने भी सुझाए गए नियम होते थे, कर्मकांड होते थे, पूजा पाठ होते थे, इसको नहीं मानते थे। ठीक है, ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। जो लोग नहीं मानते थे वो ना ही असमान वर्गों में विभाजित थे। ठीक है, अक्सर ऐसे लोगों को ही क्या कहा गया, जनजातियाँ। इनकी अपनी भाषा होती थी, अपनी संस्कृति होती थी, इनका अपना समाज होता था। ठीक है, जनजाति के सदस्य जो होते थे ना, नातेदारी के बंधनों से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से ही अपना जीविका उपार्जन करती थी और कई और जनजातियां थी जिसमें कि शिकारी, संग्राहक, इस तरह से मतलब कि पशुपालक थे, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते भी थे। ठीक है, तो जनजातीय समुदाय जो है बाकी लोगों से अलग थे और ये जो है ब्राह्मणों द्वारा जो बनाए गए नियम है उसको नहीं मानते थे और ना ही ये असमान इनके में जो ये लोग थे अपने आप में जो है ऊंच नीच नहीं समझते थे। ठीक है, वे अपने निवास स्थान के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको पूरा इस्तेमाल करने के लिए गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। जो उनके प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं से जो है अपने जीवन का गुजर बसर करते थे। जनजातियाँ खानाबदोश भी थी। ठीक है, वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती भी रहती थी। जो जनजातियाँ थी, अभी बताया ना कि कुछ पशुपालक, कुछ जो है कुशल संग्राहक थे, तो ये जनजातियाँ जो है ना खानाबदोश थी, वे एक जगह से दूसरी जगह भी घूमती रहती थी। ठीक है, जनजातीय समूह जो था संयुक्त रूप से भूमि और चरवाहों पर नियंत्रण रखते थे। जो जनजातीय समूह था ये जो है अगर मिला जुला बात करें तो भूमि और चरवाहों पर जो है क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर ही परिवारों के बीच इनका बंटवारा होता था। ये बाकी लोगों के, बाकी समाज की तरह नहीं थे, ये अपने द्वारा जो बनाए गए नियम है उसी के आधार पर जो है परिवारों के बीच क्या करते थे, बंटवारा करते थे। अगर बात करें तो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में मतलब अलग अलग जगहों पर बड़ी जनजातियां भी फली फूली। सामान्यतः ये जो जनजातियां थी जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान या दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। मतलब उपमहाद्वीप के अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में जो है कई जनजातियां फली फूली और ये मतलब कि कहाँ कहाँ पे, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में और दूसरी और भी जगहों पर जहाँ पे लोग जो है नहीं पहुँच पाते थे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है जनजातियों के बारे में बताया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए अलहदा संस्कृति को बचाया है। कहने का मतलब है कि जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ ही उनका जो है टकराव होता था, क्योंकि जाति विभाजन पर आधारित जो है ये किसी को ना असमान नहीं समझते थे। कभी कभी जो है जाति विभाजन को लेकर इस पे जो है इनका समाजों के बीच में टकराव हो जाता था। कई मायनों में तो इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। अलहदा संस्कृति को बचाए रखा, ये चीज़ याद रखिएगा जनजातियों ने। लेकिन जाति आधारित जो जात के आधार पर जनजातीय समाज दोनों ही अपनी विविध किस्मों की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर रहे हैं। जो जाति आधारित और जनजातीय समाज है ना, दोनों ही अपने एक दूसरे पर जो है क्या रहे हैं, निर्भर रहे हैं। चाहे वो जाति आधारित हो या जनजातीय समाज हो, दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए एक दूसरे पर क्या करते थे, निर्भर रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जनजातीय लोग थे कौन, ये कई बार जो है पूछा जाता है और स्टेटमेंट में तो पूछ सकता है, कथन कारण बेस भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिए जो जनजातीय के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो जनजातीय लोग थे लोग भी जो है लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन इनकी जो समृद्ध रीति रिवाज हैं, वाचिक मौखिक परंपराओं का जो है वो संरक्षण करते थे। कहने का मतलब है कि जो भी उनकी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनका भले ही उनका लिखित रूप से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उन सबको जो है वो संजोए रखते थे, संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। मतलब कि ये अपने आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि यही चीज़ें चली आ रही हैं, तो वो अपनी नई पीढ़ी को भी ये चीज़ें सिखाते थे, तो इनको ये विरासत में मिलती थी। और जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का जो है इस्तेमाल करने लगे। जो इतिहासकार थे वो इतिहासकार ही जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए जो ये परंपराएं उन्होंने देखा तो उसी का जो है इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके बारे में लिखित नहीं है, उन्हीं को देखकर ही पता चलता है। जनजातीय लोग जो है भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण हुआ। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में याद रखिएगा कौन सी जनजाति थी, खोखर जनजाति। कई बार पूछा जाता है। पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति खोखर जनजाति, ये 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। मतलब 13वीं-14वीं सदी के दौरान ये जो बहुत ही मजबूत थी। बाद में जो है यहाँ पर गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, पंजाब में पहले खोखर थे, बाद में जो है गख्खर लोग जो है यहाँ पे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। आगे अगर इसके बारे में बात करें गख्खर के बारे में, तो जो गख्खर लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया जो थे कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने जो है मनसबदार बनाया था। गख्खर देखिए स्टार्टिंग में पंजाब में खोखर थे, बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और इन्हीं का एक मुखिया था कमाल खान गख्खर, और अकबर के समय में इसको जो है मनसबदारी मिली थी। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले यहाँ पर जो है लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में था। जो लंगाह और अरघुन थे ना, जो मुल्तान और सिंध है, यहाँ पर मुगलों के द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले, क्योंकि बाद में मुगलों ने जो है मुल्तान और सिंध पर जो है अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उनके करने से पहले पूछा जा सकता है कि लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र कहाँ पर था। तो जगह आपसे पूछ सकते हैं, और या तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट में दे दे, ठीक है, कथन और कारण बेस में दे दे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, कि मुल्तान और सिंध पर मुगलों के द्वारा, मतलब कि मुल्तान और सिंध पर मुगलों के अधीन करने से पहले, मुगलों द्वारा मुल्तान और सिंध को अपने अधीन करने से पहले वहाँ पर जो है लंगाह और अरघुन लोगों का जो है प्रभुत्व था। ठीक है, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल जनजातीय उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम देखिए कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं, इधर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, एक मिनट, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अरघुन, लंगाह, खोखर के बाद जो है गख्खर अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। तो उत्तर पश्चिम की जो है अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम में एक और विशाल जो है और शक्तिशाली जनजाति यहाँ पर थी, बलोच। कौन सी जनजाति थी, बलोच। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, बलूची दिख रहा है ना,
तो ये जो है और भी शक्तिशाली जनजाति थी। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में, याद रखिएगा। पहले पंजाब में कौन सी? खोखर, फिर गख्खर, और फिर क्योंकि जो है वहाँ पे अकबर के समय में उसे मनसबदारी मिली थी गख्खरों को, तो वहाँ पे जो है सिंध और मुल्तान जो था, सिंध और मुल्तान को मुग़लों ने अपने अधीन करने से पहले जो है वहाँ पे एक और जनजाति का जो है पहले से कब्जा था। वो कौन सी थी? लंगाह और घून। ये इसे याद रखिएगा, लंगाह और घून। इसको दिखाने का मेन मकसद है कि आपको ये याद रहे। ठीक है, उससे भी अधिक वहाँ पे और एक शक्तिशाली जनजाति थी, वो कौन थी? बलोच, मतलब कि बलूची। ठीक है, बलूची। अब बलूची लोग कैसे थे? देखिए, ये लोग जो है अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में जो है बटे हुए थे। तो जो बलोच लोग थे ना, ये जो है अलग अलग मुखिया वाले छोटे छोटे कुलों में बचे हुए थे। क्या हुए थे? कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में जो है वहीं पर गड्डी और गरेड़ियों की जनजाति थी। पंजाब में की बात हो गई, अब पश्चिम हिमालय की बात हो रही है। वहाँ पे गड्डी और गरेड़ियों की एक जनजाति थी, और उपमहाद्वीप के सुदूर, मतलब उससे दूर, उपमहाद्वीप से थोड़ा सा दूर उत्तर पूर्वी जो भाग है, कहने का मतलब है कि जो आपका ये वाला एरिया है, ये उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से जो है प्रभुत्व था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध जो सेनापति थे राजा मान सिंह, 1951 में जो है इन्होंने चेर लोगों पर हमला किया था। चेर भी एक जनजाति थी। ठीक है, अकबर के समय में जो है मान सिंह ने चेर पर जो है हमला किया था, और उन्होंने जो है परास्त किया था। किसको? चेरों को जो है परास्त किया था। उन्हें लूट कर अच्छा खासा जो है माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए, मतलब चेरों को जो है अपने अधीन में नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब ये सबसे पहले तो आप लोग इसको समझ लो कि जो बलोच थे ना, जो इनका अलग अलग मुखिया वाले लोग थे, ये कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। ये कुल होता क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे पहले ज़्यादा पूछा जाता था, अब बहुत कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कुल होता था परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम मुगलों की बात करें, तो मुगलों में जैसे कि बाबर थे। ठीक है, बाबर के बाद ये सब एक ही कुल के थे, बाबर, हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद कौन आया? अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। तो इस तरह से जो है कुल एक ही कुल के थे ये, तो पूर्वजों की संतान होने का दावा करते हैं। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी, कुल संबंधी निष्ठा पर जो है आधारित होते थे। ठीक है, तो अकबर ने जो है चेरों को तो हराया था, लेकिन उनको पूरी तरह से अधीन नहीं कर पाए थे। औरंगजेब के समय में भी मुगल सेनाओं ने जो है चेरों पर हमला किया था, कब्जा किया था, और इस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आए तो उसमें पूछा जाए कि अकबर के समय में जो है उनके सेनापति राजा मान सिंह ने चेरों को हराकर अपने अधीन बना लिया था, और औरंगजेब के समय पे मुगल सेनाओं ने चेरों को जो है चेर लोगों के किलों पर जो है कब्जा नहीं कर पाए। मतलब इसका उल्टा अगर करके पूछा जाए तो ये आपको जब तक स्टेटमेंट अच्छे से याद नहीं रहेगा तब तक जो है आप इसके बारे में सही आंसर कर नहीं सकते। तो याद रखिएगा, अकबर के समय में जो है चोल जो है, तो अकबर के समय में क्या था? अकबर ने जब अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे, उन्होंने चेर पर हमला किया और उसे परास्त भी किया, लेकिन पूरी तरह से उसे अपने अधीन नहीं कर पाए थे। लेकिन औरंगजेब ने जो है चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और उस जनजाति को अपने अधीन कर लिया था। याद रखिएगा, क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में जो है मुंडा और संथाल भी थे। कौन सी जनजाति? मुंडा और संथाल, और ये उड़ीसा तथा बंगाल में रहते थे। मुंडा और संथाल कहाँ की? अब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा और बंगाल की। सबसे पहले हमने बात किया उत्तर पश्चिम की, फिर उत्तर पूर्व की बात किया, फिर हमने पश्चिम हिमाचल की बात किया, फिर उसके बाद जो है अब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा और बंगाल की। उड़ीसा बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति मुंडा और संथाल। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों की अगर बात करें, जहाँ पर कोली, बेरार और कई दूसरी जनजातियाँ भी निवास करती थी। ठीक है, कोली लोग जो है गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोराग, बेतर, मारवाड़, दूसरी जनजातियाँ की भी विशाल आबादी थी। और ये जनजातियाँ आपका ना क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में भी पूछ देते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि किस जगह पर कौन सी जनजाति थी। ठीक है, भीलों की भी बड़ी जनजाति जो पश्चिम और मध्य भारत में, जो भील लोग थे ना, ये ज़्यादातर वैसे मध्य भारत में मतलब कि क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, लेकिन भीलों की सबसे बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी, मतलब कि मध्य प्रदेश में। 16वीं सदी तक आते आते उसका
अंत आते आते ना कई जगह पर बसे हुए जो खेतिहर हैं और यहाँ तक कि जमींदार जो है ये बन चुके थे। 16वीं सदी के अंत तक आते आते कई जगह पर जो ये जनजातियाँ थी खेतिहर बन चुके थे और जमींदार तक बन चुके थे। तो भीलों की कई कुल जो है शिकारी संग्राहक बने रहे और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो गोंड लोग थे बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब गोंड लोग की बात आ गई। भील जो है कहाँ पे, पश्चिम और मध्य भारत में थे और ये जो भील जो थे ये क्या थे, खेतिहर बने और आगे जाके जो है जमींदार भी बने। लेकिन अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में फैले गोंड लोग, तो इनकी बड़ी तादाद देखने को मिलती है। देखिए खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे थे। खाना बदोश और घुमंतू लोग, ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो खाना बदोश थे, चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक जो है घूमते रहते थे। उनका जीवन जो है दूध या अन्य पशुचारित जितने भी उत्पाद थे उसी पर निर्भर रहते थे। तो ये अपने चरवाहे जो थे अपने जानवरों के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और ज़्यादातर जो है वो दूध पर और उनके उत्पादों पर ही निर्भर रहते थे। खेतिहर जो थे गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का जो है क्या करते थे, विनिमय करते थे। मतलब उन सब चीज़ों को देकर जो है ये खरीदते थे। कुछ खानाबदोश जो हैं अपने जो जानवर थे उन पर जो है सामान को रख कर एक जगह से दूसरी जगह पर जो है धुलाई का काम करते थे। जानवरों पर सामान की धुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह वो आते जाते थे, सामानों का खरीद फरोख्त करते थे। ठीक है, तो खानाबदोश जो है क्या थे, भ्रमणशील समूह, मतलब खानाबदोश या भ्रमणशील समूह की बात करें दोनों एक ही है। खानाबदोश एक्चुअल में जो है घुमंतू लोग होते थे और ये जो है पशुचारी होते थे, ज़्यादातर पशुचारी होते थे और अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ ही, मतलब कि अपने पशुओं के साथ ही एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक घूमते रहते थे। और इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नृत्य गायक और अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह, मतलब जो भ्रमणशील समूह में और कौन कौन से थे, दस्तकार, फेरी वाले, नृतक, गायक, ये भी जो है तमाशा जो करते थे, मतलब कि जो मदारी वाले होते थे, ये सभी इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इन्हें भी खानाबदोश ही बोला जाता था। ठीक है, अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, यात्रा करते रहते थे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों ही अक्सर उस जगह पर लौट कर आते थे जहाँ उन्हें पिछले साल का दौरा किया था। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं बंजारों की, और ये बहुत इससे क्वेश्चन आता है। देखिए बंजारा लोग ना सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी जो है खानाबदोश के थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी जो थे, ये व्यापारी थे। बंजारा जो है व्यापारी थे, ये खानाबदोश थे ये भी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। याद रखिएगा उनका जो कारवा टांडा कहलाता था। कहने का मतलब है जो बंजारा लोग होते थे ना, ये व्यापारी थे और इनका जब कारवा निकलता था उसे जो है क्या कहते थे, टांडा कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने बंजारों का जो इस्तेमाल किया है, नगरों के जो बंजारों तक अनाज की जो ढुलाई का काम करते थे, नगर से लेके बाजार तक जो अनाज ले जाने का काम करते थे, उनके लिए जो है बंजारों का इस्तेमाल किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बंजारों का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, अनाज की धुलाई के लिए करते हैं। लेकिन बंजारा लोग जो है एक व्यापारी समूह को बोला जाता है। ठीक है, और ये इनका जब जो कारवा होता था उसी को जो है टांडा कहते थे। बादशाह जहांगीर ने भी अपने टाइम में जो है इनके बारे में लिखा है, बंजारों ने विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर जो है अनाज लेकर शहरों में बेचते थे। तो एक तरह से ये व्यापारी ही होते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर दोनों, मतलब दिल्ली सल्तनत की बात करें चाहे हम मुग़ल की बात करें, दोनों में ही इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे देखिए ये बंजारों के बारे में बताया है और इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कई बार जो है पूछ सकता है कि ये किसके बारे में, कुछ भी लाइन देकर। तो ठीक है, तो इतना कुछ नहीं, बस हाँ एक क्वेश्चन बहुत बार आया है। देखिए 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाला एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। तो इसमें से लाइन देकर आपसे पूछ सकता है कि इस लाइन का वर्णन किस अंग्रेजी व्यापारी द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा पीटर मंडी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पशुचारी जनजातियों, जो पशुचारी जनजातियां थी, मवेशी, घोड़ों जैसे जानवरों को जो है पालने पोसने का काम ये करते थे। संपन्न लोगों के साथ जो है उन्हें बेचने का काम जो है ये करते थे। ठीक है, छोटे मोटे जो फेरी वाले थे, विभिन्न जनजातियां थी, जो जातियां थी, एक गांव से दूसरे गांव जो है भ्रमण करते थे। ये लोग जो है रस्सी, सरकंडे, मतलब कि कोई भी भूस की चटाई, इन सब चीज़ों को बनाते थे, बेचते थे। भिक्षुक लोग भी घुमंती सौदागरों का ही काम करते थे। तो भ्रमणशील समूह में भी इन्हें रखा गया है। अभी हमने बताया ना खानाबदोश और कौन से हैं भ्रमणशील समूह के लोग, उसी के बारे में इसके मतलब ये बातें कही गई हैं। तो इतना कुछ नहीं, वो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ।
आगे मैं बात करती हूँ बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणियों के बारे में। ठीक है, तो बदलते समाज के साथ ही जो है क्या देखने को मिला कि जो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी। उदाहरण के लिए जो ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई, दूसरी कई जनजातियां और सामाजिक समूहों की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देखिए, जैसे सुनार हुए, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में जो है मान्यता दी गई। जो ये लोग थे ना, इनको भी जातियों के रूप में जो है मान्यता दी गई। वर्ण की बजाय इन्हें एक वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। ठीक है, तो ये जाति पर जो है विचार विमर्श बताया गया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर देखना होगा, पढ़ना होगा तो इसको जो है स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा, इसमें कुछ भी ऐसा समझाने की चीज़ नहीं है। आगे अब हम बात करते हैं, देखिए जो ब्राह्मण थे, धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से जो है कई जो जनजाति, एक मिनट, ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का जो है हिस्सा बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जो जनजाति हैं, मतलब ब्राह्मणों का उनको समर्थन मिला, वो भी जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हुए। सभी जनजाति नहीं, कुछ ही जो है शासक वर्ग में शामिल हो पाए। बहुसंख्यक आबादी और समाज की छोटी जातियों में जगह बना पाई। दूसरी तरफ अगर पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों में काफ़ी पहले जो है इस्लाम को अपना लिया था। जो पंजाब, सिंध है, उत्तर पश्चिम के जो सरहद से लगे हुए हैं जनजातियों ने, इन्होंने जो है इस्लाम को अपना लिया था। तो वे जाति व्यवस्था को जो है नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म द्वारा जो है प्रस्तावित जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था थी, इन इलाकों में बड़े पैमाने से जो है स्वीकार नहीं की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गोंड और होम की, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है बहुत आता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये गोंड महिला है। और ठीक है, गोंड के बारे में देखिए, जो गोंड लोग थे ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। जो गोंड लोग थे कहाँ पे, गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। और ये लोग ना एक कृषि करते थे, उसका नाम था स्थानांतरीय कृषि। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में तो आता ही है। तो स्थानांतरीय कृषि कौन सी जनजाति करती थी, ये भी आपको कई जनजातियों का नाम देकर पूछ सकता है। तो याद रखिएगा गोंड, ये गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे, स्थानांतरीय कृषि करते थे। अब स्थानांतरीय कृषि होता क्या है, तो इसके बारे में हम भली भांति जानते हैं कि जो वन होता है, मतलब उन पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता है, फिर उनको जलाया जाता है, फिर उसकी जो राख होती है उसी को जो है उसके अंदर मिला दिया जाता है, फिर फसल बो दी जाती है। इससे ज़मीन की जो उर्वरता खो जाती है वो दोबारा से आ जाती है, और इस तरह से जो है जो मिट्टी होती है वो उर्वर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो गोंड थे ये जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे जो है कुलों में बटे हुए थे। ये जनजाति बहुत बड़ी थी और ये जो छोटे छोटे किस्में कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। ठीक है, हर एक कुल का, क्योंकि ये कुलों में विभाजित था तो उनका अपना राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है, जिस टाइम पे दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय जो है कुछ बड़े गोंड राज्य जो है गोंड सरदारों पर जो है हावी होने लगे। जैसे अकबर के शासनकाल के इतिहास में अगर हम बात करें, अकबरनामा में लिखा हुआ है कि गढ़कटंगा के गोंड, जो गढ़कटंगा जो एक कुल था, वहाँ पे गोंड राज्य में जो है 70,000 जो है गाँव थे। ठीक है, तो राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो केंद्रीकृत होती थी। हर एक राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये केंद्रीकृत होती थी। राज्य गणों में विभाजित था। राज्य किसमें, ये राज्य जो है गणों में विभाजित था और हर गण किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था। समझ में आया? तो इन राज्यों की जो है हर एक राज्य की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो केंद्रीकृत थी। ठीक है, और हर एक राज्य जो है गणों में विभाजित था और हर एक गण के लिए जो है एक खास गोंड कुल का जो है उस पर नियंत्रण होता था। तो ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। जो ये था ना, ये कुल गोंड कुल के नियंत्रण में था, तो ये जो है 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें 84 कहा जाता था। ठीक है, तो 84 किससे रिलेटेड है, आपके गोंड से रिलेटेड है। और गोंड को याद रखिएगा, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी और जो राज्य थे वो गणों में विभाजित थे। गणों की हर एक गण की अपनी जो है गोंड कुल का नियंत्रण होता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 84 84 का उप विभाजन जो है बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर, मतलब जो 84 होते हैं ना, इसका जो विभाजन किया जाता था 12-12 गाँव में, जिसे बरहोतों कहा जाता था। ठीक है, इस तरह से जो समाज है धीरे धीरे असमान और सामाजिक वर्गों में विभाजित होता गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से जो है, जो ब्राह्मण लोग थे वो जो गोंड राजा थे उनसे जो है
भूमि को अनुदान में लेते थे और इस तरह से जो है ब्राह्मण जो है अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। देखिए, समाज धीरे धीरे जब असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित था तो ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक कौन प्रभावशाली बन गया? ये ब्राह्मण भी, और कहीं ना कहीं ये गोंड जो है दे रहे हैं तो ये भी एक तरह से प्रभावशाली है। ठीक है, तो गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई क्योंकि अब ये भूमि देने लगे ब्राह्मणों को। ठीक है, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड, जो गढ़कटंगा है ना, वहाँ के गोंड राजा जो अमनदास थे, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उनके पुत्र जो है दलपत महोबा ने, इन्होंने चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से जो है शादी कर ली। ठीक है, तो गढ़कटंगा के जो गोंड राजा थे अमनदास, इन्होंने जो है संग्राम शाह की उपाधि धारण करके जो है दिखा दिया कि ये कितने प्रभावशाली है। उनके पुत्र ने जो है एक तो दुर्गावती से जो है शादी कर ली। दलपत की जब मृत्यु हुई तो कम उम्र तब रानी दुर्गावती जो है बहुत ही योग्य थी। उसने अपने ही 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से जो है शासन की कमान संभाली थी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि 1566 में जो है आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने जो है गढ़कटंगा पर हमला कर दिया था। 1565 में किसने? मुगलों ने गढ़कटंगा पे जब हमला किया तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर विरोध किया और लड़ी और उसकी जो है उसमें हार हो गई, लेकिन उसने समर्पण करने से ज़्यादा जो है सोचा कि मर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसने जो है समर्पण करने से अच्छा समझा मर जाना। उसका पुत्र भी उसके बाद जो है लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, गढ़कटंगा जो गढ़कटंगा था एक समृद्ध राज्य था। यहाँ पर जो है हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों पर उनका निर्यात करने के व्यापार पर खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया था तो उन्होंने जो है मुगलों ने लूट में बेशकीमती जो है सिक्के, हाथी, बहुत ज़्यादा जो है हथियार लिए थे। ठीक है, तो एक भाग अपने कब्जे में ले लिया था, मतलब राज्य का एक भाग जो है मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। वीर नारायण के चाचा जो चंद्र शाह को वो दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद भी गोंड राज्य जो है बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बाद में अधिक शक्तिशाली जो बुंदेल और मराठा थे मतलब मराठों के खिलाफ जो है उनके संघर्ष असफल रहे। गोंडों ने जब इनसे जो लड़ाई की तो उसमें जो है वो असफल हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अहोम की। अहोम भी एक प्रकार की जो है एक समृद्ध शक्तिशाली जनजाति थी। ठीक है, और मतलब लास्ट जो है अहोम के बारे में ही हम पढ़ेंगे। देखिए, थोड़ा मतलब बने रहिएगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है। देखिए, जो अहोम लोग थे ये कहाँ के थे? म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आके बस गए थे। अहोम जो है ना असम में पाए जाते हैं। ठीक है, भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का इन्होंने दमन करके नई राज्य की स्थापना की। जो भूस्वामी लोग थे उनका उन्होंने दमन किया और एक नई जो है राज्य व्यवस्था की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने जो है चूटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। इससे अन्य जनजातियों को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। तो अहोम जो थे ये कई छोटी छोटी जनजातियों को मिलाकर जो है अपने अधीन कर लिया था और एक बड़ा राज्य बनाया था। ठीक है, और इतने वर्षों से पहले आग्नेय अस्त्रों का जो है इस्तेमाल किया। 1530 के दशक में इन्होंने जो है इतने वर्षों में सबसे पहले जो है आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। फिर 1960 तक आते आते जो है ये तोपों का निर्माण, बारूद इनका इसमें भी जो है सक्षम हो गए थे। अहोम लोगों को जो है ना दक्षिण पश्चिम, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया था ये वाला, यहाँ पर जो है कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में जो है मीर जुमला के नेतृत्व में जो मुगल थे इन्होंने इसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर जो है हमला किया। मुगलों के समय में जो अहोमों पर जिसने हमला किया था वो कौन था? मीर जुमला। ठीक है, बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी अहोम लोगों की जो है इसमें क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। ठीक है, तो लेकिन उस क्षेत्र पर जो है मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। याद रखिएगा, वहाँ पे अहोम की जो है असफल होने के बाद भी मुगलों का जो है नियंत्रण ज़्यादा टाइम तक जो है नहीं रहा। अहोम राज्य जो है ना बेगार पर निर्भर था। बेगार पर निर्भर कहने का मतलब कि राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता है। ठीक है, अहोम राज्य जो है बेगारों पर निर्भर था और इनसे जो है कहीं ना कहीं जबरन काम लिया जाता था। इसे जो है ये क्या कहलाते थे? पाइक। ठीक है, क्या कहलाते थे? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे।
मतलब कि मजदूरों को भेजने होते, जिनसे जबरन मजदूरी वो लेते थे उन्हीं को पाइक करते थे ना। तो जनगणना की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर जो है एक निश्चित संख्या में जो है पाइक भेजने ही होते थे। लगभग सभी वयस्क जो है पुरुष युद्ध के दौरान सेना में जो है अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में वो जो है जब मतलब कि जब लड़ाइयाँ नहीं होती थी तो वो बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि कार्यों में जो है सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग जो है सबसे ज़्यादा जो है चावल की खेती जो है करते थे और इसमें जो है बहुत ही सफल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इन्होंने चावल की खेती बहुत ही अच्छे से की है। अहोम समाज जो है, याद रखिएगा, अहोम जो है ये भी कुलों में विभाजित था। इस जो कुलों में विभाजित था इसे क्या कहते थे? खेल कहा जाता था। ठीक है, दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार जो है निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। अहोम जो जनजाति थी इसमें जो है दस्तकार आपको बहुत कम मिलेंगे। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। ठीक है, क्योंकि ये कुलों में विभाजित था, उस कुल को जो है क्या कहा जाता था? खेल। और एक खेल में जो है कई गांव के लोग, मतलब कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जो जमीन दी जाती थी उसी समुदाय से की सहमति से बगैर राजा मतलब बगैर राजा तक इसे जो है वापस नहीं ले सकता था। मतलब कि जब तक राजा न चाहे तब तक वो नहीं ले सकते थे। अहोम लोग जो है शुरू में जो है अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। ठीक है, जो अहोम लोग थे या अपने ही जो देवी देवता थे उनकी उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई तो इन्होंने मंदिरों, ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। वहीं पर जो है शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ पर जो है प्रधान बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मतलब इन्होंने हिंदू धर्म को तो अपनाया लेकिन अपनी जो पारंपरिक चीज़ें थी जिस पे उनकी आस्था थी उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये नहीं कि उन्होंने जो है हिंदू धर्म अपनाने के बाद जो है उस पर उनका मतलब कि उन्होंने अपनी आस्थाओं को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों, विद्वानों को अनुदान में जो है ज़मीन दी जाती थी। नाट्य जो कर्म होते थे उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। इस तरीके से जो है ये जो है लोग, ये जो अहोम राज्य के लोग, अहोम समाज के लोग थे, ये बहुत ही अच्छे थे। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर जो है असमिया में लिखा गया। याद रखिएगा, जो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति है ना, इसे पहले अहोमों की भाषा में लिखी गई थी, बाद में जो है असमिया भाषा में जो है इसे लिखा गया। तो इस तरह से अंत में इनके बारे में क्या हम मतलब बोला गया है कि विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ थीं उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो है जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गए, लेकिन कईयों की जाति व्यवस्था सनातनी हिंदू धर्म और दोनों को ही नकार दिया। तो जनजातियों ने जो सुसंगठित जो प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की अपनी, और इस तरह से राजनीतिक रूप से वो जो है ताकतवर होते गए। ठीक है, आगे जाके भले ही कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद सभी जो है कहीं ना कहीं किसी के अधीन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब इनकी जो है अपनी जो है ये कहीं ना कहीं एक समय पर ऐसा भी रहा कि ये अपने राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकतवर भी रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो चैप्टर है, जितना मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स आप लोगों को बताया, ये पॉइंट्स ही आप लोगों को पढ़ना है, उससे के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और इतना बहुत ही हार्ड चैप्टर नहीं है, बस ध्यान से अगर करेंगे ना तो इससे आने वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो जो पॉइंट हाईलाइटेड है केवल आपको वो पढ़ना है, बाकी बुक पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।